दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त तमिल सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है 10 आवर्स यानी 10 घंटे। ऐसा इसीलिए क्योंकि पूरी मूवी सिर्फ 10 घंटों के ऊपर है, जिसमें एक कातिल को पकड़ने और केस सुलझाने के लिए पुलिस के पास सिर्फ 10 घंटों का समय होता है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.9, जो इसकी स्टोरी के साथ पूरा जस्टिफाई करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत मदुरई शहर के सेलम गांव से होती है, जहां हमें एक पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए वहां के पुलिस स्टेशन में आए होते हैं। अब वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर उनको परेशान देखकर कहता है कि आप फिक्र मत करिए, हम उसे जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे, फिलहाल आप कंप्लेंट लिखवाकर घर जाइए। इसके बाद वो उनकी कंप्लेंट लिख लेता है और फिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। और यही हमें इस पुलिस ऑफिसर का नाम पता चलता है, कैस्ट्रो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उस लड़की का नंबर कंट्रोल रूम से ट्रैक करवाने लगता है और फिर अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां उस लड़की की लास्ट लोकेशन पाई गई थी। अब उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। साथ ही वो उस लड़की का फोटो सभी पुलिस स्टेशंस और चेक पोस्ट्स पर भी भिजवा देता है। अब कैस्ट्रो अपने आदमी के साथ आसपास थोड़ी छानबीन करता है और उस जगह को ठीक से एनालाइज करने लगता है। और इसी बीच वो यहाँ पर सारी चीजों को एक एक करके नोट करता है। पहले वो देखता है कि वहाँ की एक स्ट्रीट लाइट टूटी हुई पड़ी है और उसके नीचे काफी सारे कीड़े पड़े हैं, जो अक्सर लाइट जलने की वजह से स्ट्रीट लाइट पर इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद वो देखता है कि पूरे इलाके में इतनी रात को सब लोग सो चुके हैं और सभी की लाइट्स बंद हैं सिवाय एक घर के, जिसकी लाइट अभी भी ऑन है। फिर वो उस घर की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि उस घर के बाहर भी वो कीड़े पड़े हुए हैं जो उसने स्ट्रीट लाइट के नीचे देखे थे। साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि उस घर के AC के आउटडोर से पानी निकला हुआ रखा था, जो अभी भी ठंडा था। वो AC हाल ही में बंद किया गया होगा। इस तरह अब वो सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ने लगता है और इमेजिन करके अपने साथी को बताता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा। कैस्ट्रो उसे बताता है कि असल में वो लड़की इस रास्ते से गुजर रही होगी और तभी कुछ लोगों ने उसके ऊपर कीड़े डाल दिए होंगे, जिसके बाद वो लड़की चिल्लाई होगी और फिर इस घर से कोई लेडी निकलकर उसकी मदद के लिए आई होगी और उसने कहा होगा कि अंदर आकर कपड़े चेंज कर लो, और ऐसे ही इन लोगों ने फिर उसको किडनैप कर लिया होगा। अब उसकी बात सुनकर साथ वाला कांस्टेबल पूछता है कि सर, आप इतने श्योर कैसे हैं कि यही हुआ होगा? तो कैस्ट्रो कहता है कि अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आया, किसी ने उस लाइट को तोड़कर वो कीड़े इकट्ठे किए होंगे और फिर उस लड़की के आने के बाद उसके ऊपर डाल दिए होंगे, जिसके बाद एक औरत इस घर से मदद के लिए आई होगी और उस लड़की को अपने घर तक लाई होगी, क्योंकि वो कीड़े उस घर के पास भी थे। इसके बाद उस लेडी ने उस लड़की को एक रूम दिया होगा ताकि वो कपड़े चेंज कर सके, जिसके लिए उसने अपने घर की लाइट और AC चलाया होगा और फिर उस लड़की को किडनैप कर लिया होगा, यानी वो लेडी भी इसमें शामिल होगी। लेकिन फिलहाल वो लड़की यहाँ पर नहीं है और घर में कोई भी नहीं है। इसका मतलब वो लोग यहाँ से चले गए होंगे। अब AC का पानी ठंडा है, यानी हाल ही की बात है, वो लोग अभी ज्यादा दूर नहीं पहुँचे होंगे। ऐसा कहकर कैस्ट्रो फौरन सभी चेक पोस्ट को इन्फॉर्म कर देता है कि जिस लड़की का फोटो मैंने भेजा था वो अभी इसी इलाके से बाहर निकली है, इसलिए जो भी गाड़ी जा रही हो उन सभी को चेक करना कि उसमें कोई लड़की तो नहीं, और साथ ही सभी गाड़ियों की डिग्गी को भी चेक करना कि कहीं किसी ने लड़की को उसमें छुपा ना रखा हो। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक ब्लू कलर की ओमिनी गाड़ी को देखते हैं जो धीरे धीरे हाईवे की तरफ बढ़ रही होती है और तभी रास्ते में एक चेक पोस्ट मिलता है। अब चूंकि कैस्ट्रो ने सभी चेक पोस्ट को चौकन्ना कर दिया था, तो कुछ हवलदार वहाँ पर उस ओमिनी को रुकवाकर उसमें लड़की को चेक करने लगते हैं। तभी वो हवलदार उस ओमिनी में बैठी लड़की की शक्ल देखकर उस फोटो से मैच करके पहचान जाता है, लेकिन यही चीज ओमिनी में आगे बैठा आदमी नोटिस कर लेता है और फौरन उस हवलदार और उसके साथी को शूट करके अपनी गाड़ी वहां से निकाल कर ले जाता है। खैर, अब ये खबर पल भर में कैस्ट्रो तक भी पहुंच जाती है कि आगे एक चेक पोस्ट पर फायरिंग हुई है, जिसमें कुछ हवलदार मारे गए हैं जिन्होंने उस लड़की को एक गाड़ी में देखा था। लेकिन वो हवलदार मरते मरते ये नहीं बता पाए थे कि वो गाड़ी कौन सी थी और उसका रंग क्या था। इसके बाद कैस्ट्रो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है और थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वापस सभी चेक पोस्ट को कॉल करता है कि जो भी ब्लू कार निकले उसको ध्यान से देखना कि उसमें कोई लड़की तो नहीं, और साथ ही गाड़ी के साइड में स्क्रैच भी होंगे, ये भी ध्यान रखना। तो ये सुनकर पास खड़ा हवलदार पूछता है कि सर, आपको कैसे पता कि वो गाड़ी नीली थी? तो इस पर कैस्ट्रो उसे वो बैरिकेडिंग दिखाता है जिसपे नीले कलर का ताजा निशान लगा था, यानी जब उस कार के आदमी शूट करके वहाँ से भागे होंगे तो जल्दबाजी में उनकी गाड़ी उस बैरिकेडिंग से टकरा गई होगी और ये निशान लग गया होगा।
और साथ ही उस गाड़ी पर भी स्क्रैच लग गया होगा। कैस्ट्रो अंदाजा लगाता है कि उस गाड़ी को अगले चेक पोस्ट तक पहुंचने में 10 मिनट लगे होंगे, जबकि वो गाड़ी अभी तक वहां नहीं पहुंची, यानी वो गाड़ी किसी दूसरे रास्ते पर निकल गई होगी। इसके बाद कैस्ट्रो मैप पर देखकर अंदाजा लगाता है कि इस हाईवे के पास में विल्लुपारम हाईवे भी है और दोनों हाईवेज के बीच में कुछ शॉर्टकट्स भी आते हैं। तो हो सकता है कि वो गाड़ी इन्हीं में से किसी एक शॉर्टकट से उस दूसरे हाईवे पर निकल गई होगी। यही सोचकर अब वो फौरन अपनी गाड़ी से ठीक अगले शॉर्टकट वाले रास्ते पर निकल पड़ता है, जहां से उन लोगों के जाने की उम्मीद थी। अब वो भी जल्दी से इस शॉर्टकट के जरिए दूसरे हाईवे पर आ जाता है, जहां बने मिट्टी के निशानों से वो अंदाजा लगा लेता है कि वो गाड़ी किस तरफ गई होगी, क्योंकि वैसी ही मिट्टी कैस्ट्रो की गाड़ी के टायर्स पर भी लगी हुई थी। अब वो काफी तेज गाड़ी चलाता है और आखिर में उसे वही ब्लू ओमिनी दिख जाती है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब थोड़ी दूर जाने पर वो गाड़ी उसे एक जगह पर खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसकी लाइट्स अभी भी ऑन थी। फिर पास जाकर देखने पर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, जिसके बाद वो गाड़ी को अच्छे से देखने लगता है और सोचने लगता है कि वो लोग आखिर किस तरफ गए होंगे। लेकिन इतने में कुछ गुंडे अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर उस पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद उनके बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। अब एक एक करके वो सभी को मार देता है और फिर आखिरी वाले से पूछता है कि तुमने उस लड़की का क्या किया, वो कहाँ है? तो वो आदमी कहता है कि सर, हमने सिर्फ उस लड़की की किडनैपिंग के लिए पैसे लिए थे और इस हाईवे पर हमने उस लड़की को उस आदमी को सौंप दिया और अपने पैसे लेकर निकल आए। तो कैस्ट्रो कहता है कि तुमने इस चक्कर में 3 पुलिस वालों को भी मार दिया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहकर वो उसका एनकाउंटर कर देता है। अब कैस्ट्रो यही सोचने लगता है कि आखिर उस आदमी ने उस लड़की को कहां से पिक किया होगा और फिर उसे लेकर किस तरफ गया होगा। तभी हम देखते हैं कि कोई जीवा नाम का लड़का पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन करता है और वो काफी घबराया हुआ होता है। वो कहता है कि सर, मैं इस वक्त चेन्नई से कोयम्बटूर जाने वाली बस में हूँ और यहाँ एक लड़का एक लड़की के साथ गलत हरकतें कर रहा है, इसलिए प्लीज आप मदद कीजिए। इस तरह वो लड़का पुलिस वाले को और भी डिटेल्स देने लगता है, लेकिन तभी जीवा का फोन कट हो जाता है। अब ये खबर सभी चेक पोस्ट पर जाती है और कैस्ट्रो तक भी पहुंच जाती है और कैस्ट्रो उस वक्त उसी हाईवे पर मौजूद होता है जिस हाईवे पर वो बस चल रही थी। जिसके बाद कैस्ट्रो को लगता है कि शायद वो अनजान आदमी उस लड़की को लेकर बस में बैठ गया होगा ताकि कोई उस पर शक न करे और पुलिस भी उसका पीछा छोड़ दे और फिर वो लड़की बस में हल्ला कर रही होगी, जिस वजह से उस जीवा नाम के लड़के ने फोन किया होगा। इसलिए अब वो फौरन वापस सभी चेक पोस्ट को इस बारे में बताता है और पता कर लेता है कि अगला चेक पोस्ट कौन सा होने वाला है जहाँ से वो बस गुजरेगी। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ उसी चेक पोस्ट पर पहुंचकर उस बस के आने का वेट करने लगता है और बस के आते ही उसे रुकवा लेता है। अब बस रुकते ही वो उसकी चेकिंग करने लगता है, जहाँ सभी पैसेंजर्स सोते सोते जाग जाते हैं। लेकिन तभी कैस्ट्रो देखता है कि उस बस में एक सीट पर किसी लड़के की लाश है और इस बारे में पूरी बस में किसी को नहीं पता होता, क्योंकि रात होने की वजह से सभी पैसेंजर्स लाइट्स ऑफ करके सो रहे होते हैं। इसके बाद कैस्ट्रो उस जीवा नाम के लड़के को कॉल करता है जिसने कंट्रोल रूम में फोन किया था और वो ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि सामने सीट पर पड़ी लाश असल में जीवा की ही है। लेकिन यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि उसी बस में जीवा की गर्लफ्रेंड दिव्या भी मौजूद होती है और उसे भी ये नहीं पता होता कि जीवा को आखिर किसने मारा। अब जीवा की लाश को देखकर वो सदमे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद कैस्ट्रो सभी को लेकर थाने चला जाता है, उस बस की जांच के लिए फॉरेंसिक ऑफिसर्स को भिजवा देता है और जीवा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब थाने आकर वो सबसे पहले सभी पैसेंजर्स के फोन को जब्त कर लेता है ताकि पूछताछ पूरी होने तक कोई किसी को इन्फॉर्म ना कर सके। इसके बाद वो सभी से पूछता है कि क्या इस बस में किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ हुई थी, तो सभी लोग मना कर देते हैं। अब कैस्ट्रो सोचने लगता है कि आखिर जीवा किस लड़की के बारे में बात कर रहा था और अगर वो लड़की इसी बस में थी तो और लोग उसके बारे में क्यों नहीं जानते। इसके बाद वो ड्राइवर से पूछता है कि क्या ये बस कहीं पर रुकी थी, तो ड्राइवर मना कर देता है और कहता है कि ये बस लगातार चल रही थी, इसको हमने कहीं नहीं रोका। तो इस बात से कैस्ट्रो ये समझ जाता है कि जिसने भी जीवा को मारा है वो इसी बस में मौजूद होगा, यानी इन्हीं पैसेंजर्स में से कोई एक। और हो सकता है कि उस आदमी ने इसीलिए जीवा को मारा हो क्योंकि जीवा ने उस लड़की को छेड़ते हुए देख लिया था। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर जीवा ने उस लड़की को देखा और उस लड़की के साथ वाले आदमी ने जीवा को मार दिया तो ये बात इन बस वालों को क्यों नहीं पता। आखिर ऐसे कोई मर्डर कैसे कर सकता है। इसके बाद वो ड्राइवर से सभी पैसेंजर्स की लिस्ट मांगता है ताकि चेक कर सके कि कोई पैसेंजर बस में से निकलकर भाग तो नहीं गया।
लेकिन यहाँ सभी पैसेंजर्स मौजूद होते हैं, पर जननी नाम की एक पैसेंजर पर ड्राइवर ने सर्कल बनाया होता है। अब कैस्ट्रो उससे इस बारे में पूछता है कि तुमने ये जननी नाम के ऊपर सर्कल क्यों किया है। तो ड्राइवर कहता है कि सर, असल में ये जननी नाम की लड़की बस में आई ही नहीं। एक तो बस पहले से ही आधे घंटे लेट थी और 8 बजे की जगह 8:30 बजे चली थी, लेकिन फिर भी उस लड़की का कुछ पता नहीं था। इसके बाद मैंने उसका नंबर इसी पैसेंजर लिस्ट से निकाला और उसे फोन किया। फिर उस लड़की ने फोन उठाकर बोल दिया कि मैं आपको अगले पिकअप सेंटर पर मिलूंगी। और फिर जब मैं बस लेकर दूसरे पिकअप सेंटर से गुजरा तो काफी देर वेट करने पर भी वो लड़की वहाँ पर नहीं आई। इसी बीच मैंने इस नाम पर सर्कल कर दिया था। इसके बाद कैस्ट्रो बाकी लोगों से बात करता है और पूछता है कि क्या किसी ने बस में कुछ अजीब महसूस किया। तो एक लेडी डॉक्टर उसे बताती है कि सर, जब मैं उस बस में आई थी तो जीवा और उस कंडक्टर की किसी बात को लेकर लड़ाई चल रही थी। वो कहती है कि असल में हुआ ये था कि उस बस में एक प्रेग्नेंट लेडी थी जिसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जिसके चलते उसने एक सीट पर वोमिट कर दिया था। और फिर इस बात को लेकर वो कंडक्टर उस लेडी को परेशान करने लगा और उसे धक्का देने लगा। लेकिन सामने बैठे जीवा ने उसको बोला कि उस औरत की तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग मैनेज कर लेंगे, तुम क्यों गर्म हो रहे हो और क्यों उसको धक्का दे रहे हो। तो इसी बात को लेकर जीवा और कंडक्टर आपस में भिड़ गए थे। इसलिए मुझे शक है कि इस सब के पीछे जरूर उसी का हाथ होगा, क्योंकि जीवा ने उस वक्त उसे 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए थे। तो हो सकता है कि वो बदला लेना चाहता हो, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी मर जाए और पूरी बस को पता न चले। अब ये बात जब कैस्ट्रो उस कंडक्टर से पूछता है तो वो कहता है कि सर, ये बात सच है, लेकिन उस लड़ाई के बाद उसी लेडी डॉक्टर ने मेरी मरहम पट्टी की थी, क्योंकि जीवा ने मुझे घायल कर दिया था। लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहीं न कहीं गलती मेरी थी। और इसके बाद मैं केबिन में जाकर सो गया। तभी अचानक कैस्ट्रो के पास फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से फोन आता है, जहाँ जीवा का पोस्टमार्टम करने वाली लेडी बताती है कि जीवा के गले पर चाकू मारकर उसे मारा गया था और उस वक्त जीवा काफी नशे में भी था। इसके बाद कैस्ट्रो दिव्या से पूछता है कि क्या जीवा ने नशा कर रखा था, तो दिव्या और बाकी सभी इस बात से मना कर देते हैं। इसके बाद कैस्ट्रो को याद आता है कि उस बस में एक चाकू भी मिला था, इसीलिए वो फौरन सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स लेकर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भिजवा देता है और जल्दी ही रिपोर्ट्स देने के लिए कहता है। इसके बाद जब रिपोर्ट्स आती है तो कैस्ट्रो को पता चलता है कि उस चाकू पर बस में मौजूद एक पैसेंजर के फिंगरप्रिंट्स थे और वो पैसेंजर था गुरु नाम का एक आदमी। तो ये पता चलते ही कैस्ट्रो फौरन उसे पकड़कर मारपीट करने लगता है और पूछता है कि आखिर तुमने जीवा को क्यों मारा। तो गुरु कहता है कि सर, मैंने उसको नहीं मारा, मेरा यकीन कीजिए। पर कैस्ट्रो कहता है कि झूठ मत बोलो, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स उस चाकू पर थे जो बस से मिला था, इसलिए अपने आप सच उगल दो तो सही रहेगा। तो ये सुनकर गुरु कहता है कि सर, मैं आपको सच बताता हूँ। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ हम दिव्या और जीवा को किसी ढाबे पर खाना खाते हुए देखते हैं। अब खाना खाने के बाद जब दिव्या वॉशरूम की तरफ जाती है तो उसे वॉशरूम के अंदर एक मोबाइल छुपा हुआ मिलता है, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन थी। अब ये पता चलते ही वो फोन को लेकर सीधा जीवा के पास जाती है और फिर जीवा उसे लेकर ढाबे के मालिक के पास आता है और उससे कहता है कि ये फोन मुझे तुम्हारे ढाबे के वॉशरूम से मिला है, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। तो ये सुनकर वो मालिक घबरा जाता है और उस फोन को ध्यान से देखता है, क्योंकि उसे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। ये तो हमारे यहाँ काम करने वाले आदमी गुरु का फोन है। अब ये पता चलते ही वो मालिक फौरन गुरु को वहाँ पर बुलाता है, जिसके बाद जीवा उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देता है। और इतना सब होने के बाद वो मालिक भी गुरु को अपने ढाबे से निकाल देता है। लेकिन ये चीज अब गुरु भूल नहीं पाता और उसे बार बार जीवा का चेहरा ही याद आता रहता है, जिसने उसकी सभी के सामने पिटाई की थी। इसके बाद वो कुछ दिन तक जीवा का पीछा करता है और उसके बारे में पता करता है। फिर एक दिन वो जीवा और दिव्या को उसी बस में चढ़ते हुए देखता है। तभी उसके मन में एक प्लान आता है कि जब सभी लोग सो रहे होंगे तो वो चुपचाप जाकर जीवा को मार देगा और इसके लिए वो अपने साथ एक चाकू भी ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि बस की टिकट काटकर वो भी उसमें बैठ जाता है और सही समय का वेट करता है। लेकिन जब सभी लोग सो जाते हैं और गुरु जीवा को मारने उसके पास जाता है तो वो देखता है कि जीवा तो ऑलरेडी मर चुका है, किसी ने उसका खून कर दिया है। अब ये देखकर गुरु बहुत घबरा जाता है, लेकिन जब तक वो वापस होता तब तक पुलिस भी वो बस रुकवा लेती है और इसी जल्दबाजी में गुरु के हाथ से वो चाकू नीचे गिर जाता है, जो बाद में पुलिस को मिल गया था। इस तरह अब गुरु पूरी सच्चाई कैस्ट्रो को बता देता है, लेकिन कैस्ट्रो को इस चीज पर भरोसा नहीं होता। इसलिए वो उसी फॉरेंसिक डॉक्टर को फोन करके पूछता है कि क्या उस चाकू पर जीवा का खून का कोई निशान था। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, उस पर कोई खून के निशान नहीं थे, सिर्फ गुरु के निशान थे। तो ये सुनकर कैस्ट्रो समझ जाता है कि ये सब गुरु ने नहीं किया है, पर तभी उसका दिमाग दौड़ता है कि कहीं गुरु ने किसी दूसरे चाकू से कत्ल तो नहीं किया और फिर उसे छुपा दिया हो। पर तभी उसके दिमाग में फिर से एक बड़ा सवाल आता है और वो गुरु से पूछता है कि आखिर तुम इतनी आसानी से जीवा को मारने बस में आगे क्यों गए? उसके पास तो दिव्या होगी, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगा?
तो गुरु यहाँ खुलासा करता है कि जब वो जीवा को मारने के लिए उसके पास गया था तो दिव्या वहाँ मौजूद नहीं थी, जिसे सुनकर कैस्ट्रो के होश उड़ जाते हैं। अब वो इसके लिए दिव्या को बुलाता है और उससे पूछताछ शुरू कर देता है। वो पूछता है कि जीवा तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, फिर भी तुम उससे दूर क्यों बैठी थी और आखिर कहाँ बैठी थी। तो दिव्या उसे बताती है कि असल में सर बस के अंदर वो कंडक्टर एक प्रेग्नेंट औरत के साथ बदतमीजी कर रहा था, जिसको लेकर जीवा से उसकी लड़ाई भी हुई थी। लेकिन जब मैंने देखा कि वो औरत लड़ाई खत्म करने के बाद भी ठीक से फील नहीं कर रही थी और उसे बार बार वोमिट हो रही थी, तो मैं उसके पास जाकर बैठ गई कि उसे थोड़ा कंफर्ट कर सकूं अपनी बातों से। पर इसी बीच मुझे वहाँ बैठे बैठे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, और फिर जब आपने बस रुकवाई तभी मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि जीवा को किसी ने मार दिया है। इस तरह वो रोकर अपनी पूरी बात कैस्ट्रो को बताती है। खैर, अब सभी लोगों की बातें सुनने के बाद भी कैस्ट्रो की समझ में नहीं आता कि आखिर कातिल आया तो आया कहां से। इसके बाद वो फिर से ड्राइवर और कंडक्टर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या तुमने बस को रास्ते में कहीं पर रोका था, किसी आदमी के लिए या किसी और के लिए। तो ड्राइवर कहता है कि नहीं सर, हमने इस बस को सिर्फ शहर में रोका था, लोगों को पिक करने के लिए। उसके अलावा ये बस कहीं भी नहीं रुकी। आप चाहो तो बस के मालिक से पूछ सकते हैं, क्योंकि इन बसों में जीपीएस लगा होता है। अगर हम कहीं भी रुकेंगे तो उनको पता चल जाता है और वो हमें फोन करके पूछ लेते हैं कि आखिर बस क्यों रुकी है। इसलिए सर बस कहीं पर भी नहीं रुकी। लेकिन फिर भी कैस्ट्रो उनकी बात पर यकीन नहीं करता और हाईवे और शहर के सभी पिकअप सेंटर्स के सीसीटीवी फुटेजेस को हैंड टू हैंड चेक करवाता है, वो भी इतनी रात को। पर यहाँ भी उसे पता चलता है कि ड्राइवर सही कह रहा है, वो बस पैसेंजर्स को पिक करने के अलावा कहीं पर भी नहीं रुकी। खैर, इसके बाद कैस्ट्रो के दिमाग में कुछ आता है और वो अपने कांस्टेबल से सभी चेक पोस्ट और टोल पास के सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करने को कहता है। और तभी उन फुटेजेस में से एक फुटेज में उसे एक क्लू मिल जाता है और वो देखता है कि एक आदमी टोल पास होने के वक्त इस बस में चढ़ा था। और फिर यहाँ पर कैस्ट्रो वो उन पैसेंजर्स में से उस आदमी को आइडेंटिफाई कर लेता है। इसके बाद वो सभी को उनके फोन देकर कहता है कि पूछताछ अभी आधी हुई है, अगर किसी को अपने घर पर फोन करना हो तो बता दो कि अभी टाइम लगेगा ताकि कोई परेशान ना हो। तो इस तरह जब उन सभी के पास फोन पहुंच जाता है तो सभी अपने अपने घर वालों और रिलेटिव्स को फोन करके बता देते हैं कि अभी वो पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में रुके हैं, जिसमें एक लड़के का मर्डर हो गया है। पर तभी कैस्ट्रो नोटिस करता है कि सभी लोगों ने अपने घर वालों को फोन किया सिवाय एक आदमी के, और इससे कैस्ट्रो समझ जाता है कि उस आदमी के साथ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है और हो सकता है कि उसने ही ये खून किया हो। और साथ में उसे वो आदमी भी याद होता है जो टोल पास से उस बस में चढ़ा था। अब ये सब देखकर वो केस को अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेता है, लेकिन किसी को बताता नहीं। और पहले वो सभी से कहता है कि आप लोग अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि हमने ये केस सॉल्व कर लिया है और कातिल का पता चल चुका है। अब ये सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर उसमें से कातिल कौन है। फिर एक एक करके सभी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन लास्ट में कैस्ट्रो उस ड्राइवर और कंडक्टर को रोक लेता है। इसके बाद वो उस ड्राइवर से कहता है कि क्या तुम मुझे सच बताओगे या मुझे उगलवाना पड़ेगा। तो इस तरह हम ये समझ जाते हैं कि इस ड्राइवर का इस केस से जरूर कुछ ना कुछ लेना देना है। लेकिन ये मूवी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि एक एक कर अब सभी परतें खुलेंगी और जब वो खुलेंगी तो वो इस मूवी को इस केस से दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगी। अब ड्राइवर उसे सच बताना शुरू करता है, जिसके बाद ये मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। और जैसा कि हमको शुरू में बताया गया था, ये बस अपने टाइम से आधे घंटे लेट स्टार्ट हुई थी, लेकिन तब तक वो जननी लड़की भी उस बस में बैठी नहीं थी। इसके बाद जब ड्राइवर ने उसे कॉल किया तो जननी ने उसे बोल दिया कि वो अगले पिकअप सेंटर से बस में बैठ जाएगी, और ड्राइवर ने सभी से कह दिया कि बस अगले पिकअप सेंटर पर तकरीबन आधे से पौन घंटे में पहुंच जाएगी। और फिर जब आधा घंटा होता है तो जननी को अपने पिकअप सेंटर पर वो बस दिख जाती है, जिसके बाद वो उस बस के रुकने का वेट करने लगती है। लेकिन जब वो उसके पास से गुजरने के बाद भी नहीं रुकती तो जननी उसके पीछे भागने लगती है और फिर एक आदमी की बाइक की मदद से वो उस बस को रुकवा लेती है। अब बस रुकते ही वो ड्राइवर को डांटते हुए कहती है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तुमने आखिर समझ क्या रखा है, मेरी बुकिंग थी, फिर भी बस भगाए जा रहे हो, लगता है तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। और ऐसा कहते हुए वो सीधा बस के अंदर चली जाती है और बस वहाँ से आगे बढ़ जाती है। लेकिन जननी यहाँ नोटिस करती है कि उस बस में कोई नहीं होता और बस के पीछे वाली साइड में एक बड़ा वाला बक्सा रखा होता है, जबकि वो चेक करती है कि बस का नंबर वही था जो उसने बुकिंग वाली टाइम पर देखा था। अब यहाँ उसे कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन इतने में ही वो कंडक्टर उसके पीछे से हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है और फिर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश भी करने लगता है। लेकिन अब सवाल वही है जिसने पूरी मूवी में कैस्ट्रो का दिमाग खराब करके रखा था कि आखिर ये बस तो लोगों से भरी थी, फिर बाकी पैसेंजर्स कहाँ गए। तो अब ड्राइवर खुलासा करता है
कि असल में उस बस के मालिक ने सेम नंबर्स से 2 बस चला रखी थी और जननी जिस बस में चढ़ी थी वो उस पैसेंजर्स वाली बस से थोड़ी देर पहले ही उस जगह से गुजर रही थी। अब हुआ ये कि एक ही नंबर होने की वजह से जननी ने उसे अपनी बस समझ लिया और जबरदस्ती रुकवाकर उसमें चढ़ गई। तो प्रेजेंट में ये सब सुनकर कैस्ट्रो ड्राइवर से पूछता है कि एक ही नंबर से 2 बस चलाना तो गैर कानूनी है, फिर आखिर तुम्हारा मालिक ऐसा क्यों कर रहा था? तो ड्राइवर कहता है कि सर वो हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ बस चलाने को कहा जाता है और हम यही काम करते हैं। इसके अलावा हमारे मालिक का सिर्फ इतना ही कहना है कि हम दोनों बसों को एक दूसरे से सिर्फ कुछ ही दूरी पर चलाते रहें और बीच बीच में एक दूसरे के आगे पीछे होते रहें, करीब 15 मिनट्स के गैप पर। और यही वजह थी कि वो दूसरी बस जिसे जननी ने अपनी बस समझ लिया वो असल में इस बस से 15 मिनट्स पहले उस जगह से गुजरी थी, जबकि ये बस बाद में उस जगह से निकली थी। इतना कहते कहते अब ड्राइवर चुप हो जाता है। तो कैस्ट्रो कहता है कि चुप क्यों हो गए, आखिर जीवा के साथ तुम लोगों ने क्या किया और कैसे? तो ड्राइवर कहता है कि सर असल में हुआ ये था कि जब दोनों बस एक दूसरे से थोड़ा आगे पीछे चल रही थी तो दूसरी वाली बस हमारी बस को ओवरटेक करके आगे निकल गई थी और ये वही मोमेंट था जब उस बस का कंडक्टर जननी के साथ मारपीट कर रहा था और इसी चीज को हमारी बस में जीवा ने देख लिया था। ये देखते ही जीवा मेरे पास आया और मुझसे बोला कि आगे वाली बस का पीछा करो, उसमें वो कंडक्टर एक लड़की के साथ मारपीट कर रहा है। लेकिन मैं मजबूर था और उस बस का ड्राइवर भी मुझे जानता था क्योंकि हम सभी एक ही मालिक के लिए काम करते हैं। इसलिए मैंने जीवा से कहा कि सर इस बस में बहुत सवारी है, वो इस चीज से घबरा जाएंगी, इसलिए वो बस हमसे दूर निकल जाएगी और हम उसको चेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं इतने लोगों को लेकर बस को तेजी से नहीं चला सकता। तो ये सुनने के बाद जीवा अपना दिमाग चलाने लगता है और सोचता है कि बस में सभी को जगा दे और इस बारे में बता दे। लेकिन फिर वो डिसीजन लेता है और फौरन पुलिस कंट्रोल रूम को फोन लगाकर कहता है कि सर बस में किसी लड़की की जान खतरे में है और उस बस का रूट चेन्नई से कोयम्बटूर वाला है। इस तरह अब वो उस बस का नंबर, रूट, हाईवे का नाम और बस का रंग बताकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। लेकिन इसी बीच वो इस चीज पर ध्यान नहीं देता कि उसकी बस का रंग, नंबर और बाकी सब बिल्कुल सेम है। और फिर अब वो पुलिस वाला उससे और भी जानकारी ले रहा होता है कि तभी उसका फोन बंद हो जाता है, जिसके बाद जीवा थोड़ा परेशान हो जाता है। अब यही चीज बस का ड्राइवर सुन रहा होता है और समझ जाता है कि जीवा ने पुलिस को बहुत कुछ बता दिया है। तभी वो ड्राइवर चुपके से अपनी पानी की बोतल में अपनी कुछ नींद की गोलियां मिला देता है और फिर उसे जीवा को देकर कहता है कि अब तुम रिलैक्स करो, तुमने पुलिस को बता दिया है ना, अब वो लोग देख लेंगे और फिक्र मत करो, वो लड़की ठीक होगी, पुलिस उस बस वाले को जल्दी ही पकड़ लेगी। तो ये कहकर वो चुप हो जाता है, जिसके बाद जीवा उस पानी की बोतल से पानी पीकर अपनी सीट पर वापस चला जाता है। फिर उसके वापस जाते ही ड्राइवर उस दूसरी बस के ड्राइवर को कॉल करता है कि तुम लोग बेवकूफ हो, आखिर तुमने अपनी बस में एक लड़की को क्यों चढ़ाया? अगर चढ़ाया तो उसके साथ मारपीट क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है जब तुम्हारा कंडक्टर उसके साथ मारपीट कर रहा था तब तुम्हारी बस मेरे पास से गुजरी और वो मारपीट इस बस में मौजूद एक लड़के ने देख ली और पुलिस को फोन कर दिया और सब कुछ बता दिया। तो ये सुनकर वो ड्राइवर कहता है कि अरे भाई, वो लड़की जबरदस्ती हमारी बस में चढ़ गई जबकि उसे तुम्हारी वाली बस में चढ़ना था। अब मैं उसको उतारता उससे पहले वो शिकायत करने की धमकी देने लगी क्योंकि वो एक पत्रकार थी और इस बात से मेरा कंडक्टर घबरा गया और उसने उसके सर पर वार करके उसे यहीं बेहोश कर दिया। लेकिन फिर जब वो होश में आई तो वापस चिल्लाने लगी और शायद उसी वक्त तुम्हारे बस के पैसेंजर ने उसे देख लिया होगा। तो अब जीवा की बस का ड्राइवर कहता है कि फिर एक काम करो, तुम उस लड़की को अपने बस से बाहर फेंक दो और जब तक मैं ना कहूँ टोल पास को क्रॉस मत करना। इसके बाद जीवा का ड्राइवर फौरन अपने मालिक को फोन करके पूरी डिटेल्स बताता है कि साहब इतना सब कुछ हो गया है, अब हम क्या करें क्योंकि पुलिस हमारी एक बस के पीछे लग जाएगी। तो ये सुनकर मालिक कहता है कि एक काम करो, तुम अपनी बस का एक्सीडेंट कर दो। लेकिन ड्राइवर कहता है कि साहब ये सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें और भी पैसेंजर्स मर सकते हैं, इस वक्त सभी सो रहे हैं। तो फिर मालिक थोड़ा सोचकर कहता है कि फिर एक काम करो, उस लड़के को मार दो जिसने दूसरी बस को देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ वो बक्से इम्पोर्टेंट हैं जो उस दूसरी बस में रखे हैं, बाकी कोई मरे या जिए मुझे उससे मतलब नहीं। इसलिए तुम दिमाग लगाओ और वही करो जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं किया तो तुमको बहुत भारी पड़ेगा। तो इस तरह अब जीवा का ड्राइवर ना चाहते हुए भी जीवा को मारने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन अब एक नई दिक्कत आ जाती है और वो ये कि उसका कंडक्टर ड्राइविंग नहीं जानता था, इसलिए वो सोचने लगता है कि अगर मैं जीवा को पीछे जाकर मारने गया तो बस कौन ड्राइव करेगा। तो तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है
और वो फौरन उस आगे वाली बस के ड्राइवर को कॉल करता है जिसमें जननी थी। वो कहता है कि साहब ने कहा है कि उस लड़के को मार दो, इसलिए अब तुम एक काम करो, आगे ब्रिज के पास कुछ ब्रेकर्स पड़ेंगे जहाँ हमें अपनी बस को धीमा करना होगा, इसलिए जब तुम वहाँ से गुजरोगे तो मैं भी तुम्हारे पास से गुजरूंगा और बस धीमी होने की वजह से तुम अपने कंडक्टर को मेरी बस में चढ़वा देना, क्योंकि जीवा को मारते वक्त किसी को तो मेरी बस ड्राइव करनी होगी और मुझे पता है कि तुम्हारा कंडक्टर ड्राइव करना जानता है। तो इस तरह वो दोनों ऐसा ही करते हैं और आगे ब्रेकर्स पड़ने पर वो कंडक्टर जीवा वाली बस में चढ़ जाता है। इसके बाद वो दोनों फिर से आगे पीछे हो जाती हैं और वो दूसरी बस का कंडक्टर इस बस को ड्राइव करने लगता है। यानी अब ड्राइवर को चुपचाप जाकर जीवा को मारने का मौका मिल जाता है, इसलिए अब वो अपने पास रखा एक चाकू निकालता है और फौरन जीवा के पास चला जाता है। अब बस में सभी सो रहे होते हैं और ऊपर से जीवा की नींद उन गोलियों को खाने की वजह से बहुत गहरी होती है, या ये कहें कि वो एक तरह के नशे में होता है, जैसा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया था। और इसी बात का फायदा अब ड्राइवर को मिल जाता है और वो पहले पिलो से उसका दम घोटने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि ऐसे काम नहीं बनेगा तो वो उसका गला रेतकर उसकी हत्या कर देता है और वापस अपनी जगह आकर बैठ जाता है। इसके बाद दोनों बस फिर से एक जगह पर धीमी होती है और वो कंडक्टर उस चाकू को लेकर वापस अपनी बस में चला जाता है। और फिर जब पुलिस बस रोकती है तो वो असल में जीवा वाली बस होती है, ना कि जननी वाली बस। तो इस तरह अब सारी सच्चाई प्रेजेंट में कैस्ट्रो के सामने आ जाती है। लेकिन अब कैस्ट्रो के मन में सवाल आता है कि आखिर उस बक्से में क्या है जिसके लिए तुम्हारे मालिक ने मर्डर करने तक का ऑर्डर दे दिया। इस तरह अब वो अपने आदमियों के साथ उस बस के ओनर के पास पहुंच जाता है जिसने जीवा को मारने का ऑर्डर दिया था। फिर यहाँ पहुँचते ही वो देखता है कि उस ओनर की गिरफ्त में एक लड़की है जिसको ढाल बनाकर वो ओनर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैस्ट्रो उसे भागने नहीं देता और फौरन पकड़ लेता है। इसके बाद वो उससे सच उगलवाता है तो एक ऐसी चीज सामने आती है जो शायद किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं की होगी। एक तो यहाँ हमें पता चलता है कि जिस लड़की को इस ओनर ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था वो एक्चुअली में वहाँ के इलेक्शन ऑफिसर की बेटी थी। और उसी तरह जब वो दूसरी वाली बस गिरफ्त में ली जाती है तो एक तो ये लोग जननी को वहाँ से बचा लेते हैं और दूसरा बक्सों को देखकर कैस्ट्रो को पता चलता है कि उनके अंदर ईवीएम्स हैं। यानी ये सारा खेल असल में वोटों के अंदर हेराफेरी करने के लिए किया जा रहा था। इसके बाद वो इलेक्शन ऑफिसर कैस्ट्रो को आकर बताता है कि असल में मैं यहाँ कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर होकर आया हूँ, इसलिए इस आदमी ने पहले मेरी बेटी को किडनैप किया और फिर मुझे मजबूर कर रहा था कि असली ईवीएम्स के वोटों को इसकी ईवीएम्स के साथ अदला बदली कर दूं ताकि अगले चुनाव में इसका आदमी जीत सके। और इसने मुझे कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये मेरी बेटी को मार देगा। इस तरह अब सारी सच्चाई कैस्ट्रो के सामने आ जाती है। वो कहता है कि आम लोगों के पास सिर्फ एक ही चीज अपनी होती है और वो है वोट देने का अधिकार, लेकिन तुम जैसे लोग अपने लालच के चक्कर में उस अधिकार को भी खत्म करने लगते हो, इसलिए तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसा कहकर वो उस बस के मालिक को वहीं खत्म कर देता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब दोस्तों मूवी की बात करें तो मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि इसने हमें अंत तक बांधे रखा। हालांकि मुझे लगा कि क्लाइमेक्स को इससे और भी अच्छा रूप दिया जा सकता था, लेकिन फिर भी इस मूवी के ऊपर अच्छा काम किया गया है जिस वजह से व्यूअर्स आखिरी तक इसको देख रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।